हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आइस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम साइकोलॉजी के डिस्कशन में डिस्कस कर रहे थे थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशंस इन साइकोलॉजी, और अच्छी तरीके से हमने इसकी पहली थीम को जान लिया था कि साइकोलॉजी दूसरे साइंसेस की तरह कोशिश करती है, साइकोलॉजी की फील्ड, कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को इजाद करा जाए जो कि बिहेवियर से रिलेटेड हो और मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड हो, ताकि हम उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकें नॉर्मल सिचुएशंस में, नॉर्मल कंटेक्स्ट में और नॉर्मल लोगों के ऊपर। कि कोई पर्सन अगर इस तरीके से बिहेव कर रहा है या उसके दिमाग में अगर ये वाली चीज़ चल रही है या उसके एक्सप्रेशन को देखकर साइकोलॉजिस्ट से एक अनुमान लगा सके कि हाँ, अगर पर्सन इस तरीके से अपना बिहेवियर शो कर रहा है या उसके बिहेवियर शो कर रहा है या कर रही है, तो उसके दिमाग में ये वाली प्रक्रिया चल रही होंगी। अब ये चीज़ आप जानते हो दोस्तों, 100% तो हर सिचुएशन में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन इन प्रिंसिपल्स को हमने नाम दिया था। ये कुछ जर्नल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको आप नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो ये वाली थीम आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी थीम के बारे में, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। थीम टू। थीम टू कहती है ह्यूमन बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ, यानी कि हम जिस तरीके से अपना व्यवहार करते हैं किसी के साथ, हमारा जो रवैया होता है, हमारे जो एक्सप्रेशन निकल कर आते हैं, बॉडीली मूवमेंट्स या चेहरे के एक्सप्रेशन, वो एक फंक्शन है। फंक्शन को दोस्तों आप ऐसा समझ जाओ कि वो एक रिजल्ट है, या आप इसको कह सकते हो वो एक आउटकम है, या वो एक प्रोडक्ट है ऑफ पर्सन्स एट्रीब्यूट्स और आसपास का पर्सन का जो एनवायरनमेंट होता है। मतलब कोई भी इंसान जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके पास क्योंकि कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसी क्वालिटी है, उसकी वजह से पर्सन का बिहेवियर ऐसा है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। और पर्सन का बिहेवियर कभी कभार अगर खुद के एट्रीब्यूट्स की वजह से, खुद की क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से अगर निकल कर नहीं आता, उसके ट्रेड्स उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके बिहेवियर के पैदा होने के पीछे, तो फिर यानी कि आसपास के सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का प्रभाव है पर्सन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर फिजिकल एनवायरनमेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ और आसपास कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं है, मैं यहाँ पर फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, आसपास मेरे कोई शोर शराबा नहीं है, तो मेरा मूड अच्छा है। लेकिन वहीं पर सेम टाइम पर जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मान लो फ़ोन पर, या फिर मैं आपके साथ ये क्लास कर रहा हूँ और आपके आसपास बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, तो यू विल फील अ बिट एनॉयड। आपको इरिटेशन होगी, आप चिड़चिड़ापन फील करोगे कि क्या यार, मैं अभी लेक्चर लेने बैठा या अभी लेक्चर लेने बैठी, अभी कुछ काम करने बैठा, अभी कुछ काम करने बैठी, और आसपास देखो कितना शोर शराबा हो रहा है। वो शोर शराबा आपके घर के मेंबर्स की तरफ से आ सकता है, या फिर गली में कोई रेडी वाला, सब्जी वाला निकल रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स ऐसे होते हैं। थीम टू कहती है कि दो फैक्टर्स ऐसे हैं, या तो पर्सन की खुद की क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके ट्रेड्स, या फिर उसके आसपास का फिजिकल एनवायरनमेंट या सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से इंसान एक बिहेव करता है, एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करता है या करती है। यहां पर एक चीज और डिस्कस करते हैं। कभी कभार दोस्तों क्या होता है, मान लो एक सिचुएशन है, कैसी भी सिचुएशन आप इमेजिन कर लो, और ये सिचुएशन को हम इमेजिन कर लेते हैं कि यहां पर कोई एक महफिल जमी हुई है जहां पर कुछ लोग मिलकर जोक्स क्रैक कर रहे हैं, और दो पर्सन है वहां पर। इस सिचुएशन के अंदर दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। अब आपने अक्सर ये नोटिस करा होगा, अपने साथ आपने ये फील करा होगा, या किसी और के साथ देखा होगा, किसी महफिल में अगर कुछ मजाक वगैरह उड़ रहा है, हर कोई सेम तरीके से बिहेव नहीं करता। कोई जो पर्सन है, मान लो पर्सन ए है, वो हो सकता है चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लाइट तरीके से ले, फनी वे में समझे उसको, और पर्सन जो है वो स्माइल करे। लेकिन वहीं पर कोई जो पर्सन है, उसको हो सकता है कि वो दिल पे बात, पर्सन बी को दिल पे बात वो चुभ जाए, और फिर वो चिढ़ जाए, या एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जोक्स क्रैक करते हुए अनॉय हो जाए, और वो या तो रोने वाली शक्ल बना ले या उस महफिल से कंप्लीट तरीके से विड्रॉ कर जाए। ये चीज़ आपने अक्सर नोटिस करी होगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पर्सन के ट्रेड्स ऐसे हैं
पर्सन की क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं, उसकी पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं। और ये बने कैसे? बचपन से लेकर जवानी तक पर्सन को विभिन्न प्रकार के जो एक्सपीरियंसेस मिलते हुए आते हैं, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग प्रकार की पर्सनैलिटी होती है। कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी बातों का भी बुरा नहीं मानते हैं और कुछ लोग बहुत छोटी सी बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं। इसके पीछे जो रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है पर्सन के ट्रेड्स, क्वालिटीज, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और कभी कभार बिहेवियर जो होता है, अगर पर्सन शो करता है कि मान लो वो अंदर से ऐसा नहीं है या अंदर से ऐसी नहीं है, कोई मेल है फीमेल है, लेकिन आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा था कि सब लोग उसको टारगेट कर रहे थे, तो पर्सन का रोना छूट गया या पर्सन की शक्ल बन गई या फिर वो उस महफिल से विड्रॉ हो गया या हो गई। तो यहां पर एक साइकोलॉजिस्ट का नाम आ रहा है, कर्ट लुईन। कर्ट लुईन पहला ऐसा साइकोलॉजिस्ट था जिसने एक इक्वेशन जो है वो प्रपोज करी थी। इक्वेशन पहले आप देख लो, B इज इक्वल टू FPE। अब इसको आप समझोगे कैसे? आपने दोस्तों अगर थोड़ी बहुत साइंसेस पढ़ी हुई हैं या फिर अगर आपके पास 11th-12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी थी, तो जनरली हम फिजिक्स केमिस्ट्री में इसको कैसे पढ़ते हैं कि B इज अ फंक्शन ऑफ या इज अ प्रोडक्ट ऑफ P एंड E। ठीक है, तो यहां पर B क्या है? B यहां पर है बिहेवियर। हमें यानी कि इक्वेशन ये बता रही है, जिसको कर्ट लुईन ने प्रपोज करा था, कर्ट लुईन ये बताना चाह रहा है हमें अपनी इस इक्वेशन को देते हुए कि बिहेवियर एक प्रोडक्ट होता है। बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ, ये F का मतलब होता है फंक्शन। बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ, और फंक्शन ऑफ को आप प्रोडक्ट भी समझ सकते हो, आउटकम भी समझ सकते हो। तो बिहेवियर जब भी किसी पर्सन का निकलकर आता है किसी भी सोशल सिचुएशन के अंदर, तो वो एक आउटकम होता है, वो एक प्रोडक्ट है। इट इज अ फंक्शन ऑफ, एक तो पर्सन खुद अपने बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। एनवायरनमेंट वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि एक पर्सन के बिहेवियर के पीछे एनवायरनमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। आसपास का वातावरण बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है या आसपास के लोग बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं या सब लोग उसको टारगेट कर रहे हैं एक पर्सन को, तब आपको समझ में आ सकता है कि लोगों की महफिल में बैठे हुए या फिजिकल एनवायरनमेंट की डिस्टर्बेंस की वजह से पर्सन का बिहेवियर मॉडिफाई हो सकता है, जिसको पर्सन हो सकता है कि कंट्रोल ना कर सके। लेकिन पर्सन खुद कैसे रिस्पॉन्सिबल अपने बिहेवियर के पीछे? खुद रिस्पॉन्सिबल है थ्रू हिज और हर ट्रेड्स, थ्रू हिज और हर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, थ्रू हिज और हर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये इक्वेशन सिंपली हमें ये बताती है कि हमें अलग अलग इंसानों के बिहेवियर के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। अलग अलग इंसानों के जो बिहेवियर हैं उनमें हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और ये इसलिए होते हैं डिफरेंसेस, ये वेरिएशंस इसलिए होती हैं क्योंकि हर एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिफर करता है। हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है। ठीक है, किस फॉर्म में अलग है? हर इंसानों के एट्रीब्यूट्स एक दूसरे से अलग हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटीज, पर्सनैलिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, जिसकी बेसिस पर आपकी जो पहचान होती है या फिर आप अपने आप को जिस तरीके से समझते हो। जैसे अगर आप ये समझते हो कि आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो या ओमनीवर्ट हो। ओमनीवर्ट मतलब होता है पर्सन थोड़ा बहुत अकेला रहना भी पसंद करता है और बाहर जाना भी उसको पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर रहना भी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा अकेले रहना भी पसंद नहीं है। तो अगर कोई पर्सन इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, ओमनीवर्ट है, और पर्सन अगर इस चीज़ को अपने आप को समझता है या समझती है, तो ये उसका एक एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट आते कहाँ से हैं? बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक इसके लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, जेनेटिक एंडाउमेंट। अगर आपको जीन्स विरासत में ऐसे मिल रखे हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो जेनेटिक फैक्टर्स का प्रभाव होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि जीन्स की वजह से पूरी तरीके से प्रभाव होगा आपके ऊपर, आपके एट्रीब्यूट्स के ऊपर। कहने का मतलब ये है, मान लो कि आपकी मदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर की हैं, या आपके पापा को एंगर इश्यूज़ हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि बच्चा भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होगा या फिर उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप के जो जीन्स होते हैं, जो ख़ानदान का जो डीएनए होता है, वो उसके कुछ पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, वो एक जनरेशन में आकर या किसी एक पर्सन में अंदर आकर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये तो हो गया एक फैक्टर कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं
कि पर्सन की पर्सनैलिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटीज़, उसकी पहचान, मतलब नेचर की पहचान, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नंबर 1 हो गया जेनेटिक एंडाउमेंट्स, जो आपको जीन्स विरासत में मिले होंगे वो आपके एट्रीब्यूट्स को, आपकी क्वालिटीज़ को, आपके ट्रेड्स को, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं, मेन फैक्टर तो देखो यही होता है, विभिन्न प्रकार के एक्सपीरियंसेस जो आपको जीवन भर मिलते हैं वो भी आपकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे डायमेंशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे एक्सपीरियंस कैसा, कि ये पर्सन बहुत हैप्पी गो लकी पर्सनैलिटी का पर्सन है। हैप्पी गो लकी का मतलब ये होता है हमेशा खुश, हैप्पी गो लकी, हमेशा खुश रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना। लेकिन कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस इस पर्सन की ज़िंदगी में ऐसे हुए जहाँ पर ये पर्सन जो है वो दुखी होता चला गया। उन एक्सपीरियंसेस की वजह से पर्सन को एंगर इश्यूज आते चले गए, पर्सन अपनी पॉजिटिविटी को खोता हुआ चला गया और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। और पर्सन अभी तक बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति करता था, लेकिन अब उसने ड्रिंकिंग, एल्कोहल और सिगरेट्स का सेवन शुरू कर दिया। तो कभी कभार हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एक्सपीरियंसेस का प्रभाव इतना ज़्यादा निकल जाता है पर्सनैलिटी के ऊपर कभी कभार, कि हमारी पूरी पर्सनैलिटी अगर ए है तो वो यू टर्न लेते हुए पूरी पर्सनैलिटी हमारी बी बन जाती है। कभी कभार ये भी होता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंसेस के प्रभाव की वजह से भी हमारे एट्रीब्यूट्स, हमारी क्वालिटीज़ वगैरह चेंज होती हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे आसपास का एनवायरनमेंट। और यहाँ पर एनवायरनमेंट दोनों प्रकार के हैं। यहाँ पर आप बात कर सकते हो, ये एनवायरनमेंट का हो गया फैक्टर नंबर 3। ठीक है, एनवायरनमेंट मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट भी और आपके आसपास का सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट भी। आपके पर्सनैलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं, जिस तरीके से आपका जो ब्लॉक होता है, ठीक है, आप जिस भी तरह की सिटी में रहते हो या फिर अगर आप विलेज एरिया में रह रहे हो, आसपास के जो लोग हैं आपके वो किस प्रकार के हैं, वो किस मेंटेलिटी के हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे बने बचपन में, उनके साथ आपने किस किस प्रकार की बातें करी, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रहते हो या फिर आप न्यूक्लियर फैमिली के अंदर रहते हो, आपका घर बिल्कुल एक साइलेंट जगह पर है या फिर आपका घर मेन रोड पर है जहाँ पर हमेशा नॉइजी इन्वायरमेंट रहता है। ये सब चीज़ें, जैसे मतलब मैंने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की बात करके मैंने सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की बात कर दी, और साइलेंट इन्वायरमेंट, नॉइजी इन्वायरमेंट, आपका गांव शहर, आप कहाँ पर रह रहे हो, जिस तरह के आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, तो वो आपका फिजिकल इन्वायरमेंट प्लस सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की पहचान होती है। ओके, तो दोस्तों इन सारे फैक्टर्स की वजह से भी आपके जीन्स, आपके विभिन्न प्रकार के एक्सपीरियंसेस, आपके अनुभव और आपका वातावरण, ठीक है, ये सारे आपके पर्सनैलिटी के वेरियस एट्रीब्यूट्स को, क्वालिटीज़ को, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। आप जहाँ पर भी इन कंडीशंस के अंदर जहाँ पर भी आप प्लेस्ड हो, यानी कि आपके ऊपर प्रभाव है, तो वो प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी की पहचान बन सकता है। ठीक है, जिस तरह की, जैसे कहते हैं ना, जैसी संगति होती है वैसा असर आता है। तो संगति की अगर हम बात करें तो वो हमारा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। कभी कभार आप लोगों से बहुत सेंटी बातें करते हो, कि जैसे हमारे जीवन के जो अनुभव होते हैं, मेरे जो अनुभव है, जैसे आपको कोई कहे यार तुम तो बहुत चेंज हो गए यार, तुम्हारा नेचर तो बहुत चेंज हो गया है, तुम तो बहुत शांत शांत रहने लगे हो, तुम तो पहले बहुत हंसी मजाक करते थे। तो अगर आप उसको लाइन कह रहे हो, यार एक्सपीरियंसेस इंसान को बहुत कुछ बना देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंसान को बहुत कुछ बना देती है, तो वहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हो। और अगर छोटा सा बच्चा है, अभी तो वो ज़्यादा कुछ जानता भी ना उसको एक्सपीरियंस मिल रखी है, ना इतना सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का उसके ऊपर प्रभाव है, लेकिन फिर भी वो बच्चा ज़्यादा एंजॉय नहीं करता। उसका मुंह ना हमेशा हर बात को लेकर, हर ओकेशन को लेकर सड़ा सड़ा रहता है, कभी खुश नहीं होता वो बच्चा कंप्लीट तरीके से। तो यानी कि यहाँ पर उसके ऊपर प्रभाव ना एक्सपीरियंस का है, ना सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का है, उसके ऊपर प्रभाव उसके जीन्स का है। ख़ानदान में कोई पास्ट में रहा होगा, या फिर नानी की साइड से या पापा की साइड से किसी के जीन्स आ गए होंगे उस बच्चे में। तो जैसा किसी एक रिश्तेदार का, मतलब पापा की साइड के जो मतलब लोग हैं, आपके कज़न्स हैं, या मम्मी की साइड के जो आपके लोग हैं, मामा वगैरह, या फिर उनसे पहले की जनरेशन जो रह चुकी होगी 10-15 जनरेशन पहले, किसी की क्वालिटी वगैरह डीएनए के थ्रू होते हुए, जीन्स के होते हुए एक पर्सन की एट्रीब्यूट के अंदर समा गई, तो उस वजह से भी पर्सन का एक चिड़चिड़ा जैसा, या हमेशा कई लोग जैसे आपने देखा होगा कि वो चिड़चिड़े नहीं रहते हैं, अपोजिट रहते हैं बिल्कुल। कोई भी सिचुएशन हो हंसते रहेंगे बेशर्मों की तरह, और मम्मी पापा से डांट खाते रहेंगे कि जब देखो उसको हंसी आती रहती है, कम हंसा करो, कम बोला करो।
तो वो ऐसा कोई है नहीं घर परिवार में, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके जीन्स के अंदर वो पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट हैं। ठीक है, समझ में आया आकांक्षा? सबसे पहले ये सारे एस्पेक्ट्स हमेशा हमारी लाइफ से लिंक होते हैं। हम मतलब साइकोलॉजी को समझते ही ऐसे है ना कि पर्सनली चीज़ों को कनेक्ट करते हुए। तो यहाँ पर अब जो कर्ट लुइन है, या फिर ये जो थीम 2 का ये जो टॉपिक है, आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। मैंने आपको टॉपिक की स्टार्टिंग में ही बता दिया, और जब से चैप्टर चल रहा है तब से आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो मेरे साथ कि एनवायरनमेंट को हम लोग दो तरीके से समझते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट। साइकोलॉजी के डोमेन में, साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में ज़्यादातर एनवायरनमेंट को सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट के साथ डिनोट करा जाता है, लेकिन क्योंकि बात यहाँ पर पर्सन के बिहेवियर के साथ कनेक्ट करी जा रही थी, तो सिर्फ सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट नहीं, फिजिकल एनवायरनमेंट भी काफ़ी हद तक पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो एक बारी कर्ट लुइन की बात भी समझ लेते हैं कि कर्ट लुइन के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट क्या है। कर्ट लुइन बोलते हैं एनवायरनमेंट को ऐसा आप कंसेप्चुलाइज कर सकते हो, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है, इट इज़ परसीव्ड एज और मेड सेंस बाय द पर्सन। मतलब यहाँ पर ये सिंपल सी बात बोल रहे हैं, आपके लिए आपका एनवायरनमेंट वो है जैसा आप उसको समझ रहे हो। अब इस बात का मतलब क्या है? देखो आकांक्षा, क्या होता है कि बहुत बार ऐसा नहीं होता कि आप अपना माहौल और आप अपने आसपास का वातावरण खुद बनाते हो। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो आज, तो सारी वो चीज़ें कायनात आपके सामने पुट करेगा जिसमें आप और फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। होगा ऐसा कि नहीं होगा? और वहीं पर अगर आप नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव बना दो तो सिचुएशन हल्की हो जाएंगी। एटलीस्ट आपके मेंटल लेवल पर तो आपको कंफर्ट मिलेगा, आप डिस्कंफर्ट नहीं होगे, है ना? तो यहाँ पर कर्ट लुइन ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट दोस्तों वो चीज़ है, मतलब हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट होता है साइकोलॉजी के अंदर, लेकिन कर्ट लुइन एक स्टेप बियॉन्ड जाकर हमें एनवायरनमेंट की परिभाषा समझा रहे हैं कि एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको जो पर्सन जैसा परसीव करता है या अपने सेंसेस में जैसा उसको फील करता है या करती है, जो डेफिनेशन है उसके आसपास की एनवायरनमेंट की पर्सन की, वही उसका वातावरण है। जैसे अगर हम किसी से कहें यार तू यहाँ रहता है, कितनी गंदी गलियां हैं यार, ये देख गाय भैंसे घूम रही हैं, कैसी रोड है, खराब है, वो है, लेकिन उस पर्सन को भाई अच्छा लगता है क्योंकि वो बचपन से वहाँ पर रहा है, वो उसका एनवायरनमेंट उसको बेस्ट लगता है। तुम किसी को समझाओ क्या तुम नॉइजी इन्वायरमेंट में रह रहे हो, तुम कैसे पढ़ पाते हो, कैसे तुम सब हैंडल कर पाते हो, कितना शोर शराबा है यहाँ पर, तुम्हारा घर मेन रोड के ऊपर है, पर्सन को वो वैसे ही पसंद आता है। और कोई पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है या नॉइजी इन्वायरमेंट में रहने की उसको आदत है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता है, तो आप उसके अपने किसी फ्रेंड के घर गए, उसका घर दूर दराज के एरिया में है, बहुत साइलेंट है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, तो आप उसके कहोगे भाई तू कैसे रह लेता है यार, 4-5 लोग तुम्हारे घर के अंदर, तुम लोग बोर नहीं होते यहाँ पर रहते रहते? उस पर्सन को लेकिन मज़ा आता है, उनके फैमिली मेम्बर्स को मज़ा आ रहा है, उनकी चॉइस है वो। तो यानी कि आपका आसपास का जो वातावरण होता है वो वही होता है जिस तरीके से आप उसको बनाते हो। अब यहाँ पर दोस्तों एक ऐसी लाइन आ रही है जिसको हम लाखों बार रिपीट कर चुके हैं। साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि किसी भी दो इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी जो होती है, पर्सनैलिटी मतलब जो उनके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से बनी होती है, किसी भी दो इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट सेम नहीं होते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं बहुत लंबे समय से कोई भी दो पर्सन कभी सेम हो नहीं सकते हैं। वो लुक्स में सेम हो सकते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सेम हो सकते हैं, ट्विंस हैं। जैसे मैंने आपको रघु राजीव की फोटो दिखाई थी ना, तो दो लोग जो हैं वो लुक्स में सेम हो सकते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में दो लोग सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के मुकाबले तो दो लोग सेम नहीं होते। अच्छा कांशा, इसके पीछे रीजन क्या होता है? मेन चीज क्या है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कि दो लोग कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स? क्या चीज उनको अलग बनाती है? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में डीएनए नहीं आएगा ना। मेन चीज क्या होती है? एक्सपीरियंसेस। एक एक्सपीरियंसेस का प्रभाव जिस प्रकार से आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ा है, और आपकी कोई ट्विन सिस्टर हो या ट्विन ब्रदर हो, है ना, यहां पर मैं बहुत क्लोज रिलेशन की बात कर रहा हूं कि अगर फिजिकल एट्रीब्यूट दो लोगों के सेम भी हों
लेकिन फिर भी एक्सपीरियंसेस दोनों को अलग अलग बनाते हैं। अच्छा, एक बीमारी होती है जिसमें मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल डिसऑर्डर, नॉट बीमारी, लेकिन माँ के पेट से ही ट्विंस निकले हैं, लेकिन उनका एक ही शरीर है जुड़ा हुआ निकला है ना? देखा होगा आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं वीडियोस वगैरह में। क्या ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, सेम होते हैं? उनके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स अलग अलग होंगे कि सेम होंगे? कुछ होंगे सेम, लेकिन ओवरऑल तो आप उन दो पर्सनैलिटीज को अलग कहोगे ना। अब कुछ कुछ तो ऐसे, एक बात बताओ, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स और ऐसे, एक लड़का और लड़की जब शादी करते हैं तब भी तो ये सब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स मैच करवाए जाते हैं, है ना? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो एक ही माँ के पेट से निकले हो या फिर एक ही माँ बाप की संतान है, वो भाई बहन थोड़ी ना है, हस्बैंड वाइफ। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कुछ कुछ तो सेम होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 100% मैचिंग की। किसी के भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स किसी के साथ 100% मैच कर सकते हैं? नहीं करेंगे। और वो चीज़ क्यों है अलग? क्योंकि सारे लोगों के क्या है, एक्सपीरियंस अलग है। तो लोग ना एक दूसरे से वेरी करते हैं। कर्ट लुइन एज अ साइकोलॉजिस्ट हमें बता रहे हैं कि लोग एक दूसरे से वेरी करते हैं, सबकी इंटेलिजेंस अलग है ना? इंटेलिजेंस में आप अभी इसको इतना समझ जाओ, आईक्यू लेवल सबका अलग है, सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं, हॉबीज वगैरह, है ना? सबकी वैल्यूज अलग होती हैं, सबके एप्टीट्यूड्स अलग होते हैं। एप्टीट्यूड का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी, एक अंडरलाइंग पोटेंशियल टू एक्वायर स्किल, यानी कि आपके अंदर काबिलियत कैसी है किसी एक स्किल को सीखने की। और दूसरे भी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर लोग एक दूसरे से डिफर करते हैं। यानी कि एक दो चीज़ें कभी कभार किसी की सेम हो सकती है, जैसे इंटरेस्ट मैच कर जाएगा दो लोगों का, उनकी इंटेलिजेंस मैच कर सकती है, एप्टीट्यूड मैच कर सकता है, लेकिन आप ये बोलो सेम टाइम पर सेम इंटेंसिटी के साथ सेम प्रकार का इंटेलिजेंस हो, इंटरेस्ट हो, वैल्यूज हो, एप्टीट्यूड्स हो, दूसरे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, सबके एक्सपीरियंस एक जैसे हो, सबको जिस प्रकार के एक्सपीरियंस मिल रखे हैं उसका एक जैसा प्रभाव हो सबकी मानसिकता के ऊपर, ऐसा नहीं होता है। मेन फैक्टर है एक्सपीरियंस जैसे ही बदलेगा पर्सन के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट चेंज होने लग जाते हैं। तो पर्सन के इन सारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, एट्रीब्यूट्स को हम लोग नाप कैसे सकते हैं, हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए साइकोलॉजिस्ट ने इजाद कर रखे हैं बड़े सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिसके बारे में हम क्लास 12 की एनसीईआरटी के अंदर एक बात करेंगे, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं उनको इसलिए कंस्ट्रक्ट करा जाता है, उनको इसलिए बनाया जाता है ताकि हम एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल, वो कैसे अलग है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कैसे अलग है, उनके डिफरेंसेस को नोटिस कर सके। तो यहां पर एक डिसिप्लिन आता है साइकोलॉजी का, जिसको हम बोलते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी हुई है, डिफरेंशियल साइकोलॉजी। नाम में ही पता लग रहा है ना, डिफरेंशियल साइकोलॉजी। यहां पर इंडिविजुअल्स के बीच में जो जो डिफरेंसेस होते हैं उसको स्टडी करा जाता है इस फील्ड के अंदर। तो जो साइकोलॉजिस्ट इस फील्ड के अंदर अपनी दिलचस्पी रखते हैं, आप उनको क्या बोलोगे? डिफरेंशियल साइकोलॉजिस्ट। तो ये एक डिसिप्लिन है, ये एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी के डोमेन के अंदर, डिफरेंशियल साइकोलॉजी, जहां पर फोकस करा जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इमर्ज कैसे करते हैं, फ्लरिश कैसे करते हैं। और ये डिसिप्लिन कब से चला आ रहा है? लेट 19th सेंचुरी से और अर्ली 20th सेंचुरी से। तब से ये डिसिप्लिन काफी ज्यादा प्रोमिनेंट माना जाता है साइकोलॉजी की फील्ड में। अब ज्यादातर जो हम पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट्स को मेजर करते हैं पर्सन के, वो ज्यादातर पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के डिसिप्लिन से रिलेटेड होता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, डिफरेंशियल साइकोलॉजी हमें बताएगी कि इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस इंडिविजुअल की पहचान कैसे हैं, इंडिविजुअल को प्रभावित कैसे करते हैं? तो वो उसको प्रभावित करते हैं थ्रू हिज और हर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए हम उसको नाम देते हैं पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। ठीक है? तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका ये मानना होता है कि हालांकि हमारे जो कोर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, कोर साइकोलॉजिकल प्रोसेस मतलब जैसे एक इंसान जिस प्रकार से सोचता है, रहता है, ओवर थिंकिंग करते हैं, कुछ इंसान स्टोरी मेकिंग करते हैं, ये कुछ कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सभी इंसानों के अंदर पाए जाते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। मतलब ये 99% ह्यूमन बींग्स के अंदर ये नॉर्मल सी चीज़ें, कि जैसे कभी कभार पागलपन की हरकतें करना जब घर पे कोई नहीं है, या फिर शोर शराबा मचाना, या फिर खुलकर हंसना, ये बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअल्स की मैच करती हैं, वो यूनिवर्सल होता है। लेकिन फिर भी हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं
जो कि हमारे दूसरे इंडिविजुअल से अलग होते हैं। तो यहाँ पर लाइन क्या लिखी हुई है, साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट ऑल्दो जो कोर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं दे आर यूनिवर्सल, लेकिन दे आर ससेप्टेबल टू इंडिविजुअल डिस्पोजिशन, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अलावा साइकोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि इंसानों के बिहेवियर के अंदर जो वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होते हैं। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशो कल्चर एनवायरनमेंट का प्रभाव होता है अगर एक इंडिविजुअल के ऊपर, तो उसके जो बिहेव करने का जो तरीका है वो बदल जाता है। तो ये एक ऐसा व्यू है जो कि साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी की फील्ड में बोरो करा हुआ है फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी फील्ड होती है, मैंने पहले भी बताया था आकांक्षा आपको इसके बारे में, जहां पर हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में और पास्ट ट्रेडिशंस, कल्चर वगैरह इंसान को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये एक ऐसा व्यू है जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि मतलब साइकोलॉजिस्ट ने ये वाला जो व्यू है कि एनवायरनमेंट का प्रभाव होता है इंडिविजुअल के बिहेवियर के ऊपर, इंडिविजुअल का बिहेवियर बदलता रहता है अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स बदल जाएंगे। तो ये वाला व्यू पॉइंट, ये वाली सोच साइकोलॉजिस्ट ने एंथ्रोपोलॉजिस्ट से बोरो कर रखी है। यानी कि एंथ्रोपोलॉजी के डिसिप्लिन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो साइकोलॉजी के डिसिप्लिन का भी पार्ट बनी है। तो इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट जो होते हैं और जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग भी इस चीज़ को मानते हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट आपका बदलेगा उसी प्रकार से आपका जो बिहेव करने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है। तो साइकोलॉजिस्ट सिर्फ इतना नहीं है कि वो सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानने की कोशिश करते हैं, साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर एक्सप्लेनेशंस ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल फिनोमेना। साइकोलॉजिस्ट ये भी कोशिश करते हैं कि वो दूसरों के बिहेवियर वगैरह के पीछे एक्सप्लेनेशन भी दे सके कि इसके पीछे प्रोमिनेंट जो है वो रीज़न क्या है, कि क्यों पर्सन ऐसा बिहेव कर रहा है या कर रही है, और क्या एक पर्सन के बिहेवियर को जो कि उसका एक नॉर्मल बिहेवियर है कि एक पर्सन सड़ा ही रहता है, ठीक है, या हमेशा खुश रहता है, तो उस पर्सन के नॉर्मल बिहेवियर को क्या हम कुछ फैक्टर्स को चेंज कर उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ये भी जानने की क्यूरियोसिटी साइकोलॉजिस्ट के अंदर रहती है। तो साइकोलॉजिस्ट लुक फॉर एक्सप्लेनेशंस ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल फिनोमेना बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एनवायरमेंट इंटरेक्शन। इंडिविजुअल जिस प्रकार से अपने फिजिकल और सोशो कल्चर एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करता है या करती है, और उस इंटरेक्शन की वजह से उसका जो बिहेवियर है वो अलग अलग प्रकार के निकल कर आते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट इसके बीच में एक लिंक को स्टडी करने में, इसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी दिलचस्पी अपनी शो करते हैं कि इंडिविजुअल के बिहेवियर के पीछे एनवायरमेंटल फैक्टर्स का क्या लिंक है, क्या रीज़न है। अब ये काम करना ऑब्वियसली बात है डिफ़िकल्ट है। तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ साथ हेरिडिटी को भी स्टडी करते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर को, मतलब हम यहाँ पर एक तरीके से अगर इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो ह्यूमन बिहेवियर को अगर हमें समझना है, मतलब साइकोलॉजिस्ट को अगर समझना है, तो वो दो फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेते हैं। एक है पर्सन का डीएनए, ठीक है, आप उसको पर्सन के जीन्स भी कह सकते हो। जीन्स का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है पर्सन की पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट्स के ऊपर। उसके अलावा जो पर्सन का फिजिकल एनवायरनमेंट होता है और उसके साथ साथ जो पर्सन का जो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट होता है, साइकोलॉजिस्ट उसको भी कंसिडरेशन में लेते हैं इंसानों के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, इंसानों के बिहेवियर को अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो ये थी हमारी थीम 2। आई होप आकांक्षा सब कुछ समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।